Hello everyone, I SP Yadav welcome you all at my YouTube channel Spy Matholution. Students, as I promised you कि मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड के वन बाय वन सॉल्व करके आप तक वीडियो सॉल्यूशन पहुंचाऊंगा। लास्ट ये 2018 वाला सेशन है आज का, जो कि मैं रिकॉर्ड करके अपलोड कर रहा हूं। इसके पहले स्टूडेंट, अगर आप 2017 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन एक्सेस करना चाहते हो तो लाइव वाले प्लेलिस्ट में जाइए, ठीक है, या आप लाइव पे क्लिक करिए, जो लाइव सेशंस होते हैं उस पे क्लिक करिए। उसके अंदर ESC PYQs 2017 लिस्टेड है, आप स्टूडेंट उसका एक्सेस ले सकते हैं। अब फर्दर 2018, 19, 20 अप टू सो ऑन 2024 तक के सारे प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन वन बाय वन मैं वीकली अपलोड करता जाऊंगा, जो कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था। आपकी एक हेल्प बस मेरे से चाहिए। मुझे मोटिवेशन देने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिलेगा अगर आप ये काम करते हैं। नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। चलिए स्टूडेंट्स, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में मैं 2018 के सारे क्वेश्चन कलेक्ट किया हूं और वन बाय वन सॉल्व करके आप तक। अच्छा, एक और खास बात सॉल्यूशन की, स्टूडेंट्स वेल रिसर्च मतलब सॉल्यूशन होगा। मैंने पूरे क्वेश्चंस को डीपली एनालाइज किया है और वो सॉल्यूशन दूंगा आपको जो आपके लिए ट्रिकी हो, टाइम सेविंग सॉल्यूशन हो, ठीक है। ये जल्दबाजी में सॉल्यूशन निकाले नहीं गए हैं। ये यूट्यूब पे लाइक और सब्सक्राइब पाने के लिए जल्दीबाजी में नहीं किया गया है कि आज ही पेपर आया और आज ही मैं सॉल्यूशन लेके आ गया, बाद में गलत होगा फिर उसे सही करूंगा। नहीं, मैंने वेल रिसर्च किया है, ठीक है। ऐसा सॉल्यूशन दूं जो बच्चे के लिए बेहतर हो, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड ESC 2018 प्रीलिम्स पेपर वन के आज हम क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन देखिए, एप्टीट्यूड से है। अ वॉल rectangular in shape has a perimeter of 72 meter, ठीक है। If the length of its diagonal is 18 meter, what is the area of the wall? कई बात समझ में? आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है। पहले मैं आपको बताता हूं क्या दिया गया है। Let us assume that this is rectangular wall, length is L and whose breadth is P. Student, लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल ये कितना है? 18। अब आपको मालूम है रेक्टेंगल में एक राइट एंगल बनता है, तो पाइथागोरस यहां लगा दो। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 18 का स्क्वायर। एक तो ये मिल गया। लेट्स मेक इट इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आई बात समझ में? दूसरा स्टूडेंट, पेरीमीटर क्या होगा? 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी। ये कितना गिवन है? 72 गिवन है। तो एल प्लस बी की वैल्यू क्या है? 36। लेट्स मेक इट इक्वेशन नंबर 2। आपको क्या चाहिए? एरिया, ठीक है। एरिया मतलब एल इंटू बी चाहिए आपको। आई बात समझ में? ये क्वेश्चन मार्क है। नाउ स्टूडेंट्स, एल प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB। एल प्लस बी आपको मालूम है कितना है? 36 का होल स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी निकाल चुके, 18 का स्क्वायर प्लस 2LB। यहां से स्टूडेंट्स मुझे LB की वैल्यू पता चल जाएगी। 36 का होल स्क्वायर माइनस 18 का होल स्क्वायर अपॉन 2। अगर कैल्सी अलाउड है तब तो कैल्सी का यूज कर लेना, अदरवाइज कैल्सी नहीं अलाउड है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये ए प्लस बी, 36 प्लस 18 इंटू 36 माइनस 18 बाई 2।
भाई बात समझ में? यहां से जो स्टूडेंट्स वैल्यू आ गई सिंप्लीफाई होके, दिस इक्वल टू 36 और 18 कितना हो गया 54 इंटू 36 माइनस 18 कितना हो गया 18 बाई 2 54 इंटू 9, 9 चौको 36, 9 पचे 45 और 3 48, 486 इज द राइट आंसर, 486 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये आपका पहला क्वेश्चन रहा, बहुत आसानी से निकल गया स्टूडेंट। आइए सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसीडर द लेंथ ऑफ अ रूम इज 15 मीटर एंड विड्थ इज 10 मीटर। क्वेश्चन को समझते हैं पहले। इफ द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द फ्लोर एंड सीलिंग इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द फोर वॉल्स, देन द वॉल्यूम ऑफ द रूम इज। मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं पहले, क्वेश्चन आप देख लो। कोई एक रूम है, रूम होगा तो किस शेप का होगा, क्यूबॉइड शेप का। ये रूम है, इसकी लेंथ 15 है, ये कितना हो गया 15, ब्रेड्थ कितनी है 10, ये 10 हो गया। हाइट नहीं गिवन है। अभी स्टूडेंट्स कह रहा है इफ द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द फ्लोर एंड सीलिंग, फ्लोर कितना है 15 इंटू 10 एरिया, फ्लोर का एरिया, तो सीलिंग का भी कितना होगा 15 इंटू 10। यहां पे मैं बोल सकता हूं 15 इंटू 10 फ्लोर एरिया प्लस यही सीलिंग एरिया, तो मैं 2 कर देता हूं इंटू 2, ये हो गया एरिया ऑफ फ्लोर एंड सीलिंग, दैट इज इक्वल टू, भाई देखो ये हो गया आपका फ्लोर, करेक्ट, ये हो गया आपका सीलिंग छत। इन दोनों का एरिया बाकी फोर वॉल्स के एरिया के बराबर होगा। बाकी फोर वॉल्स का एरिया क्या हो जाएगा, हाइट आपने h मानी है, h इंटू 10, 2 टाइम्स ऑफ h इंटू 10, जितना इस वॉल का एरिया होगा इसके अपोजिट साइड का भी एरिया सेम होगा, प्लस 2 टाइम्स ऑफ h इंटू 15, यहां से मेरे को हाइट मिल गई। तो 300 इज इक्वल टू 20h प्लस 30h, 50h इक्वल टू स्टूडेंट 300, this implies that h equal to 300 divided by 50, 6 आ गया। लेंथ, width, height all are known. Now my volume equal to L into B into H, that is equal to L की वैल्यू 15, B की वैल्यू 10 into हाइट मेरे पास आ गई 6 इक्वल टू 15 इंटू 60, 900 मीटर क्यूब। आंसर क्या हो गया स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए। एप्टीट्यूड आसान सा पूछा गया ये दोनों क्वेश्चन। आगे देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एप्टीट्यूड से क्वेश्चन है, लेट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ सक्सेसिव इंटीजर्स 0 1 2 अप टू सो ऑन n minus 1 n be denoted by s, ठीक है। let the sum of the cubes of the same integers be denoted by c, it is described that c by s as n increases in steps of unity from 0 is given by series 0 by 1, 3 by 3, 9 by 5, 18 by 7, 30 by 9 and so on। यहां पे स्टूडेंट c क्या है, c क्या है, इसने बोला है कि स्क्वायर्स का सम करके जो निकालोगे उसे हम क्या बोलेंगे एस, क्यूब का सम करके जो निकालोगे उसे हम क्या बोलेंगे सी, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का सम, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, जीरो से स्टार्ट करके होल नंबर ले लो, ठीक है, और यूनिटी बढ़ाते चले जाओ। तो ये रेशियो इट इज डिस्क्राइब दैट सी बाई एस एज एन इंक्रीजेस इन स्टेप्स ऑफ यूनिटी फ्रॉम जीरो इज गिवन बाय दिस सीरीज। तो पहले एक बात मैं आपको बताऊं, ई की वैल्यू क्या होती है, सी दैट इज इक्वल टू 0 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब
प्लस 2 का क्यूब एंड सो ऑन, इट्स n क्यूब। एक बात बताओ, ये जीरो से तो कोई मतलब ही नहीं है, यही बात समझ में? तो मैं इसे सीधा लिख सकता हूं n+1, जीरो से क्यों नहीं मतलब है, जीरो का क्यूब जीरो ही आएगा भाई, कोई इंपैक्ट नहीं डालेगा, बाई 2 होल स्क्वायर। ये हो गया क्यूब का सम, फॉर्मूला है। ठीक, अगर आप इसमें स्टूडेंट जीरो रखोगे तो पूरा जीरो आएगा, वन रखोगे तो कितना आ जाएगा, जैसे वन रखे हैं तो वन आ जाएगा। यही बात समझ में? इस तरीके से कैलकुलेट करते हुए चले जाएंगे आगे। स्टूडेंट्स एस की वैल्यू क्या होगी, एस इक्वल टू जीरो का स्क्वायर, वन का स्क्वायर, टू का स्क्वायर एंड सो ऑन, एन का स्क्वायर इक्वल टू, वी नो दी फॉर्मूला, जीरो से कोई मतलब नहीं है, वन स्क्वायर से लेके एन स्क्वायर, वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस एन सो ऑन तक, एन स्क्वायर तक। तो ये होगा एन, एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स। करेक्ट? किसका रेशियो निकालना है, सी बाई एस का, दैट इज इक्वल टू एन, एन प्लस वन बाई टू होल स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एन, एन प्लस वन बाई टू होल डिवाइडेड बाई एन, एन प्लस वन, टू एन प्लस वन बाई सिक्स। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो एन एन प्लस वन, एन एन प्लस वन, ये हो गया कैंसिल। ठीक है, दैट इज इक्वल टू, ये स्टूडेंट्स हो जाएगा 6/4 और बचा क्या, ऊपर बच गया आपका n, n प्लस वन होल डिवाइडेड बाई 2n प्लस वन। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दो, 3/2 n, n प्लस वन बाई 2n प्लस वन। इसके लिए हमको चाहिए n इक्वल टू 8 के लिए n की वैल्यू 8 पुट कर दो, 3/2 इंटू 8 इंटू 9 अपॉन 17। करेक्ट? ये हो गया स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व कर लो, देखो कितना आ गया, ये तो 4 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, यहां आ गया 4, तो 54 इंटू नेट 12, 108 divided by 17. ऑप्शन ए इज राइट, ऑप्शन ए इज राइट। आई थिंक ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें कुछ नहीं था, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है ना, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ना जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है, फर्स्ट एन होल नंबर्स का सम, उसमें भी बच्चे जीरो स्क्वायर और जीरो क्यूब कोई मैटर नहीं करता था, तो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का स्क्वायर और क्यूब का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो ये बहुत आसान था। ऑप्शन ए इज राइट। डन माय डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। The sum of the squares of successive integers 8 to 16 both inclusive will be, मतलब 8 और 16 को इंक्लूड करके 8 स्क्वायर प्लस, क्या कैलकुलेट करना है, पहले क्वेश्चन समझते हैं। सम निकालना है एस, 8 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर एंड सो ऑन 16 स्क्वायर। 8 और 16 दोनों को इंक्लूड करना है, बहुत आसान है। मैं आपको बता दूं, ये आर.एस. अग्रवाल का क्वेश्चन कॉपी किया गया है। आर.एस. अग्रवाल में 1 से लेके 10 से लेके समथिंग का वैल्यू निकालना है, यहां इन्होंने 8 कर दिया, बस इतना डेटा चेंज मारा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखिए क्या करेंगे, वी नो दैट S1 इक्वल टू, एक मैं सम बताता हूं आपको, कहां से कहां तक लीजिए, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन 7 का स्क्वायर। यहां n कितना लिया गया स्टूडेंट, 7। करेक्ट? और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, n, n प्लस वन, 2n प्लस वन बाई 6 होगा। यहां n की वैल्यू कितनी है, 7, तो 7 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 2 14 प्लस 1 15 बाई 6, ये आ गया। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 3 से डिवाइड किया, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, डायरेक्ट ही सॉल्व कर देते, इसे लिखा रहने देते हैं, आपके लिए यूजफुल होगा।
इक्वल टू, मैं डायरेक्ट सॉल्व करके दे देता हूं, आप कैंसिलेशन कर लीजिएगा क्योंकि बहुत आसान है ये। डिवाइडेड बाई 6, 140 आ गया। कितना आ गया स्टूडेंट्स? 140। सिमिलरली एक दूसरा सम निकालते हैं, S2, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन, कहां तक? 16 का स्क्वायर। दैट इज अगेन सेम फॉर्मूला लगाएंगे, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, n की वैल्यू ले लो 16, 16 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 2 32 प्लस 1 33 डिवाइडेड बाई 6। इसको देख लो भाई कितना हो गया, 16 इंटू 17 इंटू 33 divided by 6, 1496। Students, my required sum s equal to s2 minus s1। भाई 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर अप टू सम, फर्स्ट 16 नेचुरल नंबर के सम में से अगर मैं फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर का सम माइनस कर दूं तो मेरा रिक्वायर्ड सम आ गया। दैट इज इक्वल टू 1496 माइनस 140 इक्वल टू, यहां 6 आ जाएगा, यहां 5 आ जाएगा, यहां 3, 1356। ऑप्शन डी इज राइट। स्टूडेंट्स, सो सिंपल, आसान है, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, जिसको एप्टीट्यूड कहते हैं। यही एप्टीट्यूड होता है कि ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि रटा रटाया कर लूं, थोड़ा सा दिमाग तो लगना चाहिए। अब एक बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन पूछा गया था, कुछ बच्चे यहाँ पे प्रॉब्लम फेस किए थे। करता हूं मैं स्टूडेंट्स, देखिए पहले क्वेश्चन मेरे साथ समझिए क्या दिया गया है। इन अ पर्टिकुलर टेस्ट the marks scored by 4 candidates A plus B plus C plus D are as follows. Marks obtained by A plus B at 200, A plus B equal to 100. Let's make it equation number first. ठीक है, marks obtained by C and D add up to those scored by A, C plus D equal to A. Let's make it equation number 2. B scores 4 times of D, मतलब B equal to 4 times of D. Let's make it equation number 3. अभी जो क्वेश्चन दिया है वही पढ़ा मैंने, वही लिख रहा हूं। D scores 10 marks less than C, C minus 10। ये दिया गया है, आपको बताना। स्टूडेंट बहुत आसान है, देखिए हम लोग फर्स्ट प्लस सेकेंड कर देते हैं। एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट प्लस सेकेंड क्या आ जाएगा? A प्लस बी, लेफ्ट साइड में ऐड कर दो, C प्लस डी, राइट साइड को राइट साइड में ऐड कर दो, ये आ गया। ठीक है, तो ए तो कैंसिल हो गया जी, ए गॉन कैंसिल्ड। यहां से मिल गया B प्लस C प्लस डी इक्वल टू 100। ठीक है, आगे देखिए B की जगह रख देते हैं स्टूडेंट 4D, 4D प्लस C प्लस D इक्वल टू 100। कैसे? B इक्वल टू 4D, इसका यूज कर लिया। 4D प्लस D कितना हो गया? 5D प्लस C इक्वल टू 100। अभी मुझे पूरी तरह से C में लाना है, तो D की जगह क्या रख दें? C माइनस 10, C माइनस 10 प्लस C इक्वल टू 100। 5C प्लस C, 6C इक्वल टू 110। फिर से देखिए 5C यहां गया प्लस C, 6C और यहां पे 50 हो जाएगा, 150। एक मिनट, यहां पे 50 इधर जाएगा 150। C इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाई 6, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 6 दूनी 12, 25। आंसर इज डी, आंसर इज डी। करेक्ट। तो आसान है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी मानेंगे हम। अगर ये वहां पे स्ट्राइक नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि इधर भी ए है इधर भी ए है। तुम्हारे दिमाग में तुरंत चलना चाहिए कि दोनों को ऐड कर दो, ए कैंसिल हो जाएगा, पूरी तरह से 3 वेरिएबल में आ जाएगा। जब 3 वेरिएबल में आ जाएगा तो डी रख देंगे, 2 वेरिएबल में आ जाएगा।
फिर डी की वैल्यू रख देंगे c माइनस 10, आपका दोबारा किस में आ जाएगा, एक वेरिएबल में। ये अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ये कह रहा है गिवन दैट 0.8 इज वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन x क्यूब माइनस 0.6 एक्स स्क्वायर माइनस 1.84 एक्स प्लस 1.34 इक्वल टू 0। द अदर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन विल बी। ऑप्शन की हेल्प लीजिए, बहुत आसानी से होगा। पहले मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताता हूं। स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखता हूं क्यूब का, क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन में लिखता हूं ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है स्टूडेंट। इसके रूट्स मान लेते हैं अल्फा बीटा गामा, इसके रूट्स हैं। क्या है ये, रूट्स। तो स्टूडेंट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जो सम निकाला जाता है, सम ऑफ ऑल थ्री रूट्स, दैट इज माइनस बी बाई ए। सेकेंड टर्म मतलब हाईएस्ट डिग्री टर्म के बाद वाला जो टर्म होता है उसका कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई ए माइनस के साथ, ये इक्वल होना चाहिए। तो अब अगर इससे कंपेयर करो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा स्टूडेंट कितना आ जाएगा, बी की वैल्यू है 0.6 माइनस माइनस 0.6 माइनस 0.6, ए की वैल्यू कितना है 1। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये कितना आना चाहिए स्टूडेंट, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 0.6 आना चाहिए। करेक्ट। एक रूट दिया गया है, अल्फा की वैल्यू 0.8 है, 0.8 प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल होना चाहिए 0.6। यही आपका आंसर क्लियर कर देगा कि इसमें दो रूट बीटा एंड गामा रख के देखिए ऑप्शन ए से, क्या ऑप्शन ए में ये वैल्यू इक्वल होगी। अगर मैं 0.8 प्लस 1.1 माइनस 1.4 रखूं, क्या ये 0.6 के इक्वल आ रही है। एक हो गया पॉजिटिव, तो हो गया 1.9, 1.9 में से हम लोग कितना माइनस कर रहे हैं 1.4, दैट इज नॉट इक्वल टू 0.6। तो ऑप्शन ए करेक्ट नहीं हुआ। ऑप्शन बी में देखते हैं स्टूडेंट। पहला रूट है 0.8, ये तो दिया गया है। दूसरा रूट माइनस 1.2 प्लस 1.4, ठीक है स्टूडेंट। इसमें से अगर मैं इन दोनों का सम कर लूं, ये हो गया 0.8 प्लस 1.4 माइनस 1.2, ये तो 1 के बराबर आ गया। दिस इज नॉट इक्वल टू 0.6। ऑप्शन बी भी गया। ऑप्शन सी, पहला रूट हो गया 0.8 दिया है, दूसरा रूट हो गया 1.2, तीसरा रूट माइनस 1.4। जरा इसको देख लो, ये हो जाएगा हाँ 0.6 के बराबर आ गया। 0.6 एक करके मैं देख लेता हूं, 0.8 प्लस 1.2 माइनस 1.4, 0.6 इसमें मैच कर गया। स्टिल मैं अगर भी ऑप्शन डी भी चेक करूंगा, कहीं ऐसा तो नहीं है दो दो मैच कर रहे हूं। आई बात समझ में। अगर दो मैच करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी लूंगा। आई बात समझ में। नहीं मैच किया तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। 0.8 माइनस 1.1 प्लस 1.4 दैट इज नॉट इक्वल टू 0.6। तो स्टूडेंट ऑप्शन सी ने ही मैच किया। दिस इज माय करेक्ट आंसर, आंसर सी। मेरी बात समझ गए होंगे आप। दिस इज नाउ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन उस ईयर में दो दो पूछा गया था। अभी एक और आगे आएगा, मैं बताता हूं आपको। स्टूडेंट देखिए अगला क्वेश्चन, सर्कल ए इज 4 सेंटीमीटर इन डायामीटर। सर्कल ए का डायामीटर कितना है, डायामीटर। सर्कल बी इज 5 सेंटीमीटर इन डायामीटर। सर्कल सी हैज इट्स circumference इक्वल टू the sum of the circumference of both A and B, ठीक है। What will be the ratio of the area of circle C? What will be the ratio of the area of the circle C with respect to the area of circle A and circle of
एरिया ऑफ सर्कल बी रिस्पेक्टिवली। देखिए पहले तो यहां पे 2 पाई आर रेडियस ऑफ सी, ये किसका आ गया, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल सी किसके बराबर है, इक्वल टू 2 पाई रेडियस ऑफ ए, मतलब पेरीमीटर ऑफ ए, 2 पाई आर क्या होता है, पेरीमीटर, सरकमफेरेंस प्लस 2 पाई सरकमफेरेंस ऑफ बी। स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन ने दिया था मैंने वही लगा दिया, 2 पाई से कैंसिल हो गया, तो रेडियस ऑफ सर्कल सी इक्वल टू रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी। रेडियस ऑफ ए कितना है 2, रेडियस ऑफ बी कितना है 2.5, दैट इज इक्वल टू 4.5। सबकी रेडियस मिल गई, ठीक है। तो इसका किसका रेशियो निकालना है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्कल सी, एरिया ऑफ सर्कल सी टू द रेशियो एरिया ऑफ सर्कल ए, दैट इज इक्वल टू पाई आर सी का स्क्वायर अपॉन पाई आर ए का स्क्वायर इक्वल टू आर सी का स्क्वायर, आर सी कितना आ गया 4.5 का होल स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाई आर ए का स्क्वायर, ठीक है। आर ए कितना होगा दिया गया है 2 का स्क्वायर इक्वल टू 20.25 डिवाइडेड बाई 4, कितना आ गया भाई 20.25 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज इक्वल टू 5.0625। एक तो ये आ गया, ठीक है। दो ऑप्शन में है, अभी ऑप्शन ए और सी दोनों में से कोई भी करेक्ट हो सकता है। अगला देखिए, एरिया ऑफ सी टू द रेशियो एरिया ऑफ बी इक्वल टू पाई आर सी का स्क्वायर अपॉन पाई आर बी का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 4.5 का स्क्वायर, क्योंकि पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, 2.5 का स्क्वायर इक्वल टू 20.25 अपॉन 25 का स्क्वायर 625, 6.25, ये कितना आ गया 20.25 डिवाइडेड बाई 6.25, 3.2, 3.524, ये आ गया बच्चे, आंसर इज सी, आंसर इज सी। आई बात समझ में। तो ये सब क्वेश्चन देखो क्या है, आपका कैलकुलेशन में कितना पेशेंस रखते हो वो चेक करने के लिए होते हैं। मैंने देखो कितना कैलकुलेशन से मैं बचा हूं, 2 पाई कैंसिल कर दिया। कुछ बच्चे पेरीमीटर दिया गया है तो पूरा पेरीमीटर का कंप्लीट कैलकुलेशन करने लगते हैं, एरिया दिया गया है तो पूरा पाई आर स्क्वायर निकालेंगे, कोई जरूरत नहीं है, पहले आप रेशियो तो निकाल के देख लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर से ये एक क्वेश्चन आया था स्टूडेंट, यहां से आपको दो दो प्रॉपर्टी सीखने को मिलेगी। द इक्वेशन x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 37x माइनस 50 इक्वल टू 0 इज फैक्टर्ड एंड इट हैज 3 प्लस 4i एज वन ऑफ इट्स रूट, एक रूट इसका 3 प्लस 4i है। व्हाट इज द रियल रूट ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का रियल रूट क्या होगा। स्टूडेंट पहले मैं आपको बता दूं, अगर कोई पॉलिनोमियल में इक्वेशन दिया गया है उसका एक रूट अल्फा प्लस आई बीटा है तो दूसरा रूट अल्फा माइनस आई बीटा भी होगा। कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा पेयर में अकर करते हैं, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं 3 प्लस 4i is a root of given equation, so 3 minus 4i is another root of given equation। ऐसा क्यों भाई, क्योंकि ये पेयर में आकर करते हैं, जब भी किसी पॉलिनोमियल को दिया जाए और उसका एक रूट स्टूडेंट्स, एक रूट
3-4i होगा तो दूसरा 3+4i होगा। अगर एक रूट 3+4i है तो दूसरा क्या होगा, 3-4i। तो एक रूट हो गया स्टूडेंट 3+4i, क्या हो गया 3+4i। दूसरा रूट हो गया 3-4i। तीसरा रूट मान लेते हैं स्टूडेंट गामा हो गया। आई बात समझ में? नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, एज आई टोल्ड यू द प्रॉपर्टी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a, 3+4i प्लस 3-4i प्लस गामा मस्ट बी इक्वल टू -b/a। -b/a, यहां b की वैल्यू कितना है, 8 है, -8 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बाई 1, ये आ गया 3+3 6, 6 प्लस गामा इक्वल टू 8, गामा इक्वल टू 2। बहुत आसानी से एक और रूट आपका जो कि रियल है निकल गया। आंसर ए इज राइट। वही बात समझ में स्टूडेंट्स? तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। ये स्टूडेंट उस ईयर में एक माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन, एक तरह से समझ लो ये पजल है, क्लॉक की पजल पूछ दी गई। बिल्कुल ट्रेंड से हटके क्वेश्चन था, ठीक है। पहले आप पूरे क्वेश्चन को ढंग से समझिए। कह रहा है कि 12 डिजिट्स ऑन द फेस ऑफ अ क्लॉक आर टू बी रिप्रेजेंटेड employing contributions of only the number 9 as either 9 और √9। मतलब आपके पूरे क्लॉक के जो फेस हैं उस पे जो मार्किंग की गई है, नंबर मार्किंग, उन पे नंबर मार्किंग पे 1 2 3 नहीं लिखना है, कुछ ऐसा मैथमेटिकल ऑपरेटर लिखना है कि उसकी वैल्यू 1 आ जाए, 9 और √9 का यूज करके, ठीक है। मतलब आप डिवाइड में कर सकते हो, जैसे 1 लिखना है तो 9/9 लिख सकते हो, ठीक है। आपको 2 लिखना है तो 9+9/2 लिख सकते हो, ये बात समझ में, बट 2 नहीं एग्जैक्टली लिखना है। आगे देखिए, द लीस्ट नंबर ऑफ यूजेस अलोन आर परमिटेड। मतलब आप ट्राई करिए कि √9 अलग से ना लिखो, ओनली 9 ना लिखो, ओनली √9 या 9 अलग से ना लिखो, दोनों का कॉम्बिनेशन अगर पॉसिबल है तो आप दोनों का कॉम्बिनेशन लीजिए। When alternates are possible, use of 9 will be preferred। अगर आप √9 भी लिख सकते हो, 9 भी लिख सकते हो, तो आपको 9 लिखना पड़ेगा। यही बात समझ में? मतलब √9 को कम यूज करना है। Which should be used minimally, how many times would √9 have to be used? मतलब मिनिमाइज करना है स्टूडेंट्स। अब देखिए, मुझे 12 को लिखना है। 12 को लिखने के लिए मैं लिख सकता हूं 9 प्लस √9, परफेक्ट। क्योंकि इसने कहा कि दोनों का यूज करिए, ठीक है, दोनों का यूज करिए, ज्यादा सही रहेगा, ठीक है, अलोन नहीं यूज करिए। तो जब भी अगर दोनों से पॉसिबल होगा तो मैं दोनों से लिखूंगा। इसके बाद 1 है, 1 को कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स? 1 को मैं लिख सकता हूं 9/9। भाई बात समझ में? भाई 9/9। 2 को कैसे लिख सकते हैं? 9+9/9 ऐसे लिखा जा सकता है। 9+9 18/9। 2 3 3 को लिख सकते हैं स्टूडेंट √9, √9 ले लेंगे 3 आ जाएगा। यहां और किसी तरीके से पॉसिबल नहीं है। अब आप ऐसे मत सोचिएगा कि हम 9 9 और सारे 9 लिख लेंगे, या तो पेयर में लिखना है या तो अकेले लिखना है, ठीक है। 4 √9 प्लस 9/9, ये हो गया। 5 √9 प्लस 9+9/9 ऐसे लिख लिया, ठीक है। आगे देखिए, या मैं ऐसे भी कर सकता हूं इसको। और कोई तरीका? हाँ ठीक है।
9 प्लस 9/9, 3 प्लस 2 5, करेक्ट। 6 को कैसे लिखेंगे? 6 को कैसे लिखेंगे? 6 को लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 9 माइनस रूट 9, 12 और इसका समथिंग सेम है। आगे देखिए, 7 का 7 का कैसे लिखोगे? 6 प्लस 1 हो जाए। 6 का कैसे लिखते हैं? 7 1 लिखना हमें आता है, तो मैं कैसे लिख दूं इसको? 9 माइनस 9 प्लस 9/9, ये कितना हो जाएगा? 7। यस, हो गया। 8 8 कैसे लिखेंगे? 9 माइनस 1 करना है, 9 माइनस 9/9, ये हो गया 9। भाई 9 तो 9 ही हो गया, 9 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 9 प्लस 1, 9 प्लस 9/9, ये भी लिख लिया। 11 9 प्लस 9 प्लस 9/9, 9 2 11। कितनी रूट 9 का यूज किया आपने? एक तो ये हो गया 1 3 4 5, बस आंसर इज बी। इसे मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन में से मानता हूं। जब भी पजल पूछी जाती है थोड़ा डिफिकल्ट होती है। पजल के लिए जितना आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा चलेगा उतना बेहतर होगा। आई बात समझ में? पजल्स जब भी पूछे जाते हैं, और ईएससी में मैं आपको बता दूं 2024 में भी पजल पूछी गई है। अगर आपको ब्रिज प्रॉब्लम याद हो, स्टूडेंट हमेशा इस तरीके से पजल पूछी जाती है। आगे देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1525 पावर 0.2 टू 2 डेसिमल प्लेसेस। अभी स्टूडेंट यहां पे देखो, हम लोग न्यूटन रैप्शन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? एक ऐसा फंक्शन कंपोज कर दो जिसका रूट जो है 100 1525 पावर 0.52 हो जाए। ठीक है, तो हम न्यूटन रैप्शन से उस फंक्शन का रूट निकालेंगे, अल्टीमेटली हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। फिर से समझिए मैं क्या कह रहा हूं। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? x इक्वल टू 1525 पावर 0.2। ये बात समझ में? 0.2 का मतलब क्या हो गया? 0.2 इक्वल टू 2/10 1/5, है ना? इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू 1525 होल पावर 1/5। एक फंक्शन कंपोज करिए। फंक्शन मेरा आ गया x पावर 5 माइनस 1525 इक्वल टू 0। इसका रूट क्या होगा? 1525 पावर 1/5। न्यूटन रैप्सन से इसी का रूट पूछ लो। ठीक है, इटरेटिव मेथड से वो बताएगा इस फंक्शन का रूट, और हमें क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स? हमें मिल जाएगा जो हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू है वो। न्यूटन रैप्सन मेथड क्या कहता है? x1 first approximate root of fx equal to x naught minus f of x naught upon f dash x naught। अब बड़ी दिक्कत आई कि x naught क्या माने? गो टू द ऑप्शन, दिमाग लगाइए। 4.3 4.3 4.3 4.3, सब में 4.3 है, तो क्यों मैं बार बार एक्यूरेसी की तरफ बढ़ूं? जितना ऑलरेडी निकाला जा चुका है उसको तो ले लो। मतलब फर्स्ट डेसिमल तक, करेक्ट टू 1 डेसिमल तक 4.3 है, दिख रहा है। लेट x नॉट इक्वल टू 4.3। आपको समझ में आया मैंने कैसे ऑप्शन को यूटिलाइज किया? यहां पे स्टूडेंट, नाउ 4.3 माइनस f ऑफ 4.3 अपॉन f डैश 4.3
3 की वैल्यूज रखिए और आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 1525 होल पावर 1/5 की पहले ही इटरेशन में पता चल जाए। देखते हैं। नाउ एफ ऑफ 4.3 इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 4.3 पावर 5 माइनस 1525 इक्वल टू एलसी का यूज कर लेते हैं। भाई देखो बिना कैलकुलेटर के भी कर सकते थे क्योंकि एक ही इटरेशन मैंने ऐसा तरीका बताया है कि एक ही इटरेशन में हो जाएगा। पावर 5 माइनस 1525 कितना आ गया? यस यस 54.9155। ये बात समझ में। एफ डैश 4.3 निकाल लेते हैं। दैट इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 5x पावर 4 दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 4.3 होल पावर 4। ये देख लो 4.3 होल पावर 4 multiplied by 5 that is equal to 1709.405 से आ गया। दिस इक्वल टू नाउ x1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4.3 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 54.9155 होल डिवाइडेड बाई। इतना जरूर है कि यहाँ आपको कैलकुलेटर की पूरी याद आ जाएगी। ठीक है 54.9155 डिवाइडेड बाई 1709.4005 प्लस में है 4.3 प्लस 4.3 4.33 आ गया। पहले ही आंसर मैच कर गया स्टूडेंट 4.33। ऑप्शन ए इज परफेक्टली मैचिंग। तो आंसर यहां पे क्या आ गया आपका ए। ठीक है एग्जैक्ट वैल्यू मैच कर गई इक्वल टू। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने जो अप्रोक्सीमेशन लिया वो एकदम नियर बाय लिया। ठीक है स्टूडेंट एक क्वेश्चन और इसी टाइप का आया था आगे मैं बताता हूं आपको। आगे मिलेगा आपको इसी टाइप का एक और क्वेश्चन आया था न्यूटन रैप्सन से इसी सेट में होगा जरूर। इन द लॉरेंट एक्सपेंशन ऑफ एफ ऑफ जेड इक्वल टू 1 अपॉन जेड माइनस 1 इंटू जेड माइनस 2। लॉरेंट एक्सपेंशन करना है। कन्वर्जेंस रीजन कितना है मॉड जेड ग्रेटर देन 1 लेस देन 2। कोफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन जेड स्क्वायर। पहली बात स्टूडेंट्स हमें अगर कोफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन जेड स्क्वायर निकालना है मतलब सीरीज को जेड की पावर में निकालना है मतलब सेंटर ऑफ द सीरीज क्या रखना है जेड इक्वल टू 0। एक बात ठीक है। दूसरी स्टूडेंट अगर यहां देखूं तो सिंगुलरिटी कहां पे है जेड इक्वल टू 1 कॉमा जेड इक्वल टू 2 पे दो दो सिंगुलरिटी है। यही बात समझ में। ड्रॉ कर लेता हूं मैं सेंटर ऑफ द सीरीज जो है एनुलस रीजन है यहां पे मॉड जेड ग्रेटर देन 1 ये सिंगुलरिटी 1 है ये सिंगुलरिटी क्या है 2 है। यही बात समझ में। ये क्या है 0। यही बात समझ में। तो एनुलस रीजन क्या हुआ 1 से 2 में हमारी सीरीज कन्वर्ज करनी चाहिए। यही बात समझ में। आइए देखते हैं पहला काम हमें क्या करना होगा एफ ऑफ जेड इक्वल टू 1 अपॉन जेड माइनस 1 जेड माइनस 2। आपको पार्शियल फ्रैक्शनिंग करना आता है तो पार्शियल फ्रैक्शन कर देते हैं। ये मिल जाएगा स्टूडेंट 1 अपॉन जेड माइनस 2 माइनस 1 अपॉन जेड माइनस 1 ऐसा लिख सकते हैं।
इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, सॉल्व करके देख लो। z-1 z-2, ये क्या हो गया, एलसीएम हो गया, z-2 से डिवाइड किया, माइनस माइनस z+2, जेड जेड से कैंसिल हो गया, 1 आ गया, करेक्ट है। ठीक है, ये हमने पार्शियल फ्रैक्शनिंग कर ली। अब स्टूडेंट्स आपको ये देखना है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, वैसे मैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लिखता हूं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 1/1 - r को ये कन्वर्ज कर, कब, अप टू सो ऑन इनफिनिटी, ये इसको कन्वर्ज करती है जब मॉड r लेस देन 1 होता है। यही ध्यान रखना है इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक, तो यहां पे देखिए मैं क्या करता हूं, 1/, इसमें अगर 1 से 2 के मिड में कोई वैल्यू लेके रखता हूं तो ये क्या हो रहा है, नेगेटिव। ठीक है, 1 से 2 के मिड में कोई वैल्यू लो तो ये नेगेटिव हो रहा है, यही बात समझ में। तो मैं यहां पे क्या कॉमन कर लेता हूं स्टूडेंट, -2 कॉमन कर लेता हूं, क्या आ जाएगा, 1 माइनस z/2। अब अगर आप z/2 देखो, -2 से मल्टीप्लाई कर दो, -2 हो जाएगा, माइनस माइनस ये माइनस हो जाएगा, प्लस, हाँ ठीक है, प्लस z/2 है, उसमें -2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यही आ जाएगा। अब यहाँ पे जो z/2 है ना, वो 1 से कम हो जाएगा, कैसे देखो जरा, मॉड z/2 लेस देन 1 है, तो मॉड z लेस देन 2, और वही चाहिए मुझे, इसीलिए मैंने इसको कॉमन लिया, करेक्ट। आगे देखिए इसमें क्या होगा स्टूडेंट, -z कॉमन, क्या कॉमन लेना पड़ेगा, -z, बताता हूं क्यों, ये हो जाएगा -z कॉमन लोगे तो 1/z-1, जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे -1 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, z आ जाएगा। ठीक है, अभी 1/mod z लेस देन क्या है, 1, तो स्टूडेंट मॉड z क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1, भाई यही तो चाहिए था। अब कोई प्रॉब्लम, अब हमारी सीक्वेंस जो है बहुत आसानी से ब्रेक कर दी गई। तो स्टूडेंट मैं यहाँ पे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूं, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक, तो लिख सकते हैं 1/z, 1/z -1 माइनस 1/2, 1 - z/2, हमारा हो गया। देखिए इक्वल टू 1/z, ये एक मिनट, 1 - z हो गया, इसमें माइनस कॉमन नहीं लेना चाहिए, माइनस कॉमन नहीं लीजिए, क्योंकि एक और इंपॉर्टेंट बात है, मैं बताता हूं आपको क्यों ऐसा किया। हम एक्चुअली में 1 - x के फॉर्म में लिखना चाहते हैं। ठीक, तो स्टूडेंट यहाँ पे z कॉमन ले, z कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, 1 - 1/z। ठीक है, करेक्ट है। अब स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे आ जाएगा 1 - 1/z पावर -1, पहले वाला लिख लिया। ठीक है, और इसमें तो माइनस है ही, -1/2, 1 - z/2 पावर -1, करेक्ट। आगे देखिए 1/z, इसको ब्रेक कर लो भाई, 1 - x पावर -1 क्या होता है, 1 + x + x² + x³ एंड सो ऑन इन्फिनिटी, उसी का यूज करके रख दो, 1 + 1/z + 1/z² + 1/z³, यहाँ पे माइनस है, क्या है, माइनस है। ठीक है, -1/2, 1 +
z/2 प्लस z²/2, ये सब तो एनालिटिक होंगे, ये सारे क्या होंगे, एनालिटिक होंगे। यहां से मुझे मिल गया स्टूडेंट्स -1/z, -1/z², ठीक है, -1/z³ एंड सो ऑन, -12 -z/2 का स्क्वायर 4 -z³z²/2, यहां पे है 2 का स्क्वायर 2³ 8 एंड सो ऑन, ये मिल गया। आपने क्या पूछा है, 1/z² का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ 1/z² इक्वल टू -1। आंसर क्या हो गया स्टूडेंट, डी, डी इज करेक्ट। मैं रिपीट कर देता हूं स्टूडेंट एक बार, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था ये। सबसे पहला काम आपको देखना होता है सेंटर ऑफ द पावर सीरीज क्या है, मतलब z की किस पावर में एक्सप्रेस करना है। z-1 में तो सेंटर ऑफ द सीरीज z इक्वल टू 1 हो जाएगा, z-0 इक्वल टू 0 तो z के पावर में, यहां z के पावर में हमें एक्सप्रेस करना है। फिर देखते हैं सिंगुलरिटी कहां है, सिंगुलरिटी से हमें एनुलस रीजन पता चल जाता है, 1 से 2 के मिड में हमारा एनुलस रीजन है। हमने पार्शियल फ्रैक्शनिंग करके 1/z-2 -1/z-1 में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद 1 - x के फॉर्म में दोनों को एक्सप्रेस करना है, कीपिंग इन द माइंड x की जो वैल्यू होती है, मतलब z/2 या 1/z, वो वैल्यू अकॉर्डिंग टू एनुलस रीजन होनी चाहिए और 1 से कम होनी चाहिए। तो यहां पे स्टूडेंट जब मैंने -2 कॉमन ले लिया तो ये आ गया 1 - z/2, और यहां मैंने z कॉमन ले लिया 1 - 1/z। मॉड z/2 लेस देन 1 है, मतलब z मॉड z लेस देन 2 जो कि होना चाहिए वो है भी। मॉड 1/z लेस देन 1 होगा तो मॉड z ग्रेटर देन 1 होगा, यही तो चाहिए था। अब हमने सिंपल फॉर्मूला लगा दिया ये वाला, इस फॉर्मूले का यूज करके दोनों को एक्सप्रेस कर दिया और कोफिशिएंट ऑफ 1/z² देख लिया। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आया था स्टूडेंट्स पार्शियल डेरिवेटिव से, पूछा गया है इफ u इक्वल टू log x² plus y² upon x plus y, what is the value of x, del u by del x plus y del u by del y? See my dear students, very simple question. u equal to log x² plus y² upon x plus y is not a homogeneous function, not a homogeneous function, ये homogeneous function नहीं है, but e power u equal to x² plus y² upon x plus y is a homogeneous function, homogeneous function with degree n equal to 1। डिग्री कितनी है, 1। x की जगह kx रख दो, y की जगह ky रख दो, और देख लो k पावर n f ऑफ एक्स वाई में n कितना आ गया, वो आ गया 1, क्योंकि k स्क्वायर न्यूमरेटर में कॉमन होगा, k डिनोमिनेटर में k पावर 1 बाहर निकल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, जब ये आपको पता चल गया तो वैल्यू x del u by del x प्लस y del u by del y इक्वल टू n phi of u upon phi dash u, that is equal to 1 into power u, और e power u का डिफरेंशिएशन e power u, that is 1। फाइनल आंसर इज 1, ऑप्शन ई इज राइट। ये आसान क्वेश्चन था, जो पढ़ के गया होगा उसके लिए इसमें कुछ भी नहीं था। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, व्हाट इज द रेसिड्यू ऑफ द फंक्शन 1 -
e पावर 2z अपॉन z पावर 4। स्टूडेंट, यहां मैं सीरीज एक्सपेंशन का यूज कर लेता हूं। सिंगुलरिटी कहां पे है? z इक्वल टू 0 पे। z इक्वल टू 0 is a singularity, is a singular point। पोल कहां पे है? z इक्वल टू 0 पे। तो आप z इक्वल टू 0 पे ही इस सीरीज को एक्सपैंड कर दो। 1 माइनस ई पावर 2z लिख देते। नाउ expansion of 1 minus e power 2z upon z power 4 about z equal to 0 equal to 1 minus e power z का फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस जेड स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस जेड क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन इंफिनिटी। तो z की जगह क्या रख दीजिए? 2z। 1 प्लस 2z प्लस 2z का होल स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, फिर 2z होल क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन इंफिनिटी। आई बात समझ में? होल डिवाइडेड बाई z पावर 4। नाउ 1 माइनस 1 बेटा कैंसिल हो गया, माइनस 2z क्या आ गया? माइनस 2z माइनस 2 का स्क्वायर 4 बाई 2 2z स्क्वायर माइनस 8 क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल 6 माइनस 4 बाई 3 z क्यूब एंड सो ऑन इंफिनिटी। इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पहला क्या हो जाएगा? माइनस 2 अपॉन z क्यूब। ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 2 अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 4 बाई 3 अपॉन जेड एंड सो ऑन। मैं यहीं पे रुक गया, इसके आगे मुझे जरूरत नहीं है। रेसिड्यू क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन जेड। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन जेड, क्योंकि यहां z इक्वल टू 0 के अबाउट एक्सपेंड किया गया है। अगर z इक्वल टू a के अबाउट एक्सपेंड किया जाता तो रेसिड्यू क्या होता? कोफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन z माइनस a। तो स्टूडेंट रेसिड्यू क्या हो जाएगा? रेसिड्यू ऑफ f ऑफ z एट z इक्वल टू 0 इक्वल टू माइनस 4 बाई 3। ऑप्शन बी इज राइट। आंसर इज बी। डन माय डियर। आगे देखते हैं। Let the eigenvectors of the matrix 1, 2, 0, 2 be written in the form 1 by A and 1 by B, then the value of A plus B। पहली बात तो स्टूडेंट, यहां जो मैट्रिक्स गिवन है ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स कैपिटल ए इक्वल टू 1 2 0 2। ठीक है, ये कैसा मैट्रिक्स है? ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। तो इसकी आइगन वैल्यूज लैम्डा क्या हो जाएंगी? 1, 2, बिकॉज ए इज ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। करेक्ट। ये क्या है? ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है। आइगन वैल्यूज मिल गई। आई ऑलरेडी टोल्ड यू मैजिकल इक्वेशन इन आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर वो क्या होता है? ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स। ए कितना है? 1 2 0 2। एक्स कितना है? 1 ए। दिस मस्ट बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स, मतलब 1 टाइम्स 1 ए। करेक्ट। स्टूडेंट मल्टीप्लाई करिए 1 इंटू 1, 1 प्लस 2a किसके बराबर होना चाहिए? 1 के बराबर होना चाहिए। इसको मल्टीप्लाई किया इसमें 2a इक्वल टू दिस, a की वैल्यू क्या आ गई? 1 1 कैंसल, a इक्वल टू 0। a क्या आ गया? 0। अगर मैं दूसरा मल्टीप्लाई करता 0 इंटू 1 0, 2a इक्वल टू a इक्वल टू a, कुछ भी नहीं मिलता हमें। ठीक है, a इक्वल टू यहां से 0 मिल गया। दूसरा देखिए 1 2 0 2
into 1b, this must be equal to 2 times of 1b। यही बात समझ में? इसको भी कंपेयर कर लो, 1 into 1, 1 plus 2b equal to 2। तो स्टूडेंट 2b किसके बराबर हो गया? 1 के, ठीक है। तो b इक्वल टू क्या हो गया? हाफ। यही बात समझ में? b इक्वल टू कितना हो गया? हाफ। अभी स्टूडेंट्स a प्लस बी, 0 प्लस हाफ इक्वल टू हाफ। क्या आंसर आ गया? b। b इज राइट। निहायत सिंपल क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ 1468 टू 3 डेसिमल प्लेसेस? अगेन न्यूटन रैप्सन वाला एक क्वेश्चन बताया, सिमिलर तरीके से है। वीडियो को पॉज करिए, गिव इट अ ट्राई, आप ट्राई करिए। क्या एक्स नॉट मानेंगे? क्या फंक्शन मानेंगे? स्टूडेंट एक ऐसा फंक्शन कंपोज करिए, एक ऐसा फंक्शन बनाइए जिसका रूट आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू हो। आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू क्या है? क्यूब रूट ऑफ 1468। तो आपका फंक्शन क्या होगा? x इक्वल टू 1468 पावर 1/3 क्यूब रूट चाहिए, ये कैलकुलेट करना है। इसके करिस्पॉन्डिंग मैं एक फंक्शन कंपोज कर देता हूं, एक्स क्यूब माइनस 1468 इक्वल टू 0। न्यूटन रैप्सन का यूज करिए, आप इसका रूट निकालोगे, अल्टीमेटली इनडायरेक्टली आपकी वैल्यू जो निकलेगी 1468 होल पावर 1/3 निकलेगी। ठीक है। अगर आप देखो, हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो पावर 1/3, पावर 1/5, ये सब कैलकुलेट करना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन न्यूटन रैप्सन कितने आसानी से करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एक्स नॉट क्या मानेंगे? एक्स नॉट इक्वल टू 11.3, 11.3, 11.3, 11.3, 11.3 ले लो। क्या ले लो? 11.3। तो आपको मुश्किल से एक या दो कैलकुलेशन करना। स्टूडेंट, f of x naught that is equal to f of 11.3 equal to 11.3 whole cube minus 1468 equal to, ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? 11.3 पावर 3 minus 1468, yes, 25.103। नाउ f डैश x नॉट निकाल लेते हैं, ये क्या हो जाएगा? f डैश 11.3 इक्वल टू, डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आ जाएगा? 3x स्क्वायर इंटू 11.3 का स्क्वायर, बस तो 0 हो गया। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 11.3 पावर 2 that is equal to 83.7। Now Newton Raphson का फॉर्मूला, फर्स्ट इटरेटिव वैल्यू x1 इक्वल टू x नॉट माइनस f ऑफ x नॉट अपॉन f डैश x नॉट। x नॉट हमने माना 11.3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, क्योंकि f ऑफ x नॉट नेगेटिव आया है, 25.103 डिवाइडेड बाई 383.07। थोड़ा सा बिना कैलकुलेटर के ये डिफिकल्ट था, ठीक है। आपको ये सब वैल्यूज खुद से मैनुअली कैलकुलेट करनी पड़ती। होल डिवाइडेड बाई 383.07 प्लस में आ गया आपका 11.36। एक बार में आंसर मैच कर गया स्टूडेंट। x1 इक्वल टू 11.3655। सारे डिजिट्स किससे मैच कर गए? ऑप्शन सी 11.3655। एक बार में इसलिए मैच किया कि हमने ट्रिक लगाई कि सब में जो कॉमन डिजिट्स हैं x नॉट में वो जरूर ले लो आप। क्या आप तो फ्री है ना, कुछ भी ले सकते हैं। आंसर हो गया आपका सी। ठीक है, आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोरियर कोफिशिएंट से क्वेश्चन आया है स्टूडेंट, फोरियर सीरीज से।
let f of x equal to minus pi, x greater than minus pi less than or equal to 0, x greater than 0 less than or equal to pi be a periodic function of period 2, ठीक है, ऑफ पीरियड 2 पाई होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 2 पाई. The coefficient of sin 5x in the Fourier series expansion of f of x in the interval minus pi comma pi. यहां पे अगर मैं आपको कहूं स्टूडेंट्स, तो फंक्शन दिया गया है माइनस पाई से 0 के बीच में इसकी वैल्यू जो है वो माइनस पाई है, ठीक है, माइनस पाई है, और 0 से ग्रेटर के लिए पाई है. ये वैल्यू है आपकी, ऑड फंक्शन है. एफ एक्स क्या है स्टूडेंट, ऑड फंक्शन. एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन. एक बात क्लियर हुई. दूसरा, हम स्टूडेंट्स यहां लिखते हैं सीरीज, फोरियर सीरीज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए नॉट बाई 2 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी an cos n पाई x बाई l लिखते हैं. आई बात समझ में. l क्या है यहाँ पे, पाई, तो क्या हो जाएगा cos nx प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी bn sin nx. एक्चुअल में क्या, इसकी वैल्यू क्या होती है, sin n पाई x बाई l. अभी l की वैल्यू हमारी कितनी है यहाँ पे, पाई, पाई से कैंसिल हो जाएगा. स्टूडेंट्स हमको क्या निकालना है, bn, क्योंकि साइन का कोफिशिएंट निकालना है. bn इक्वल टू 1 अपॉन पाई माइनस पाई टू पाई f ऑफ x साइन mx dx. ये होता है फॉर्मूला इसको निकालने का, bn को फाइंड करने का. ये बात समझ में. बट ये स्टूडेंट्स फंक्शन ऑड है, साइन भी क्या होता है, ऑड. ऑड और ऑड ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, इवन फंक्शन. क्या हो जाएंगे, इवन. तो मैं लिख सकता हूं दिस इक्वल टू 2 अपॉन पाई 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स 0 से पाई में कितना हो गया, पाई साइन nx dx. माय डियर, पाई कैंसिल हो गया. हमें निकालना है b5. क्या निकालना है, b5, क्योंकि साइन 5x का कोफिशिएंट क्या होगा, b5, ठीक है. b5 इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 0 टू पाई साइन 5x dx, ठीक है. अभी इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस 5x बाई 5, ये 0 टू पाई, करेक्ट, इक्वल टू, हम माइनस को भी बाहर ले लेते हैं, -2, ये हो जाएगा कॉस 5 पाई माइनस 1, ठीक है. कॉस 5 पाई माइनस 1 पाई 5 बाहर कर दो. कॉस 5 पाई की वैल्यू कितनी होगी, कॉस 5 पाई, ये देखिए ये 0 है, ये हो गया आपका पाई, फिर हो गया आपका 2 पाई. ऑड पे नेगेटिव होगा तो -1 माइनस माइनस प्लस, ये 2 हो जाएगा, ठीक है. 2 इंटू 2 -2 -2 माइनस प्लस 4 बाई 5. आंसर इसका क्या हो गया, 4 बाई 5. आंसर इज राइट. ये बात समझ में. ये भी क्वेश्चन आपका हो गया, फोरियर कोफिशिएंट से क्वेश्चन पूछा गया. ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये वैसे क्वेश्चन है स्टूडेंट लीनियर प्रोग्रामिंग का, ठीक है. इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग
में पढ़ाया जाता है। मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, बहुत आसानी से आप कर सकते हो। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इक्वल टू 3x1 प्लस 5x2 इज टू बी maximized subject to the constraint x1 plus 2x2 less than or equal to 200, x1 plus x2 less than or equal to 150, ठीक है, x1 x2 greater than or equal to 0, the value of x1 and x2 in this context are respectively। भाई बात समझ में, मैक्सिमाइज करना है और किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा ये बताना है आपको। अच्छा एक बात देखो जरा, पहला कंडीशन, पहला आपका जो कंस्ट्रेंट है वो क्या दी गई है, x1 प्लस 2x2 लेस देन आर इक्वल टू, हम क्या करते हैं इक्वल टू ले लेते, इक्वल टू 2, ठीक है, x1 बाई 200 प्लस x2 बाई 100 इक्वल टू 1, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख लिया। दूसरा देखिए x1 बाई 150 प्लस x2 बाई 150 इक्वल टू 1, दोनों को हम लोग ड्रॉ कर देंगे। एक ने 150 का इंटरसेप्ट लिया, मान लो 150 है, 150 है, ड्रॉ कर देते हैं। दिस वन इज 150 कॉमा 0, दिस वन इज 0 कॉमा 150, और ये हमारी स्ट्रेट लाइन स्टूडेंट लेस देन की बात कर रहा है, इसके नीचे का रीजन, नीचे का रीजन का इक्वेशन कितना है, x1 प्लस x2 लेस देन आर इक्वल टू, आसानी से ड्रॉ हो गया। दूसरा देखते हैं, दूसरे का इंटरसेप्ट स्टूडेंट कितना है, 100 एंड 200, x इंटरसेप्ट कितना है 200, रेड ले लेते हैं इस तरीके से, ये हो गया आपका 100 2 कॉमा 100, और x इंटरसेप्ट कितना हो गया 200, 200 कॉमा 0, ठीक है, ये भी कह रहा है लेस देन। हमारा फिजिबल रीजन क्या हो गया स्टूडेंट, ये भी कह रहा है लेस देन, ये भी कह रहा है लेस देन, तो हमारा फिजिबल रीजन ये हुआ। कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से एग्जिस्ट किए, देखिए कॉर्नर पॉइंट नंबर 1, कॉर्नर पॉइंट नंबर 2, कॉर्नर पॉइंट नंबर 3, आपको तीनों पे देखना है किस पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी। इसका इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, दोनों स्ट्रेट लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता चल जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है। आई बात समझ में, तो लीनियर प्रोग्रामिंग बहुत आसान है, आप चेक करके देख लीजिए कि किस पे वैल्यू सबसे मैक्सिमम आएगी। इसका इंटरसेक्शन निकालने के लिए आप क्या करोगे, x1 प्लस 2x2 इक्वल टू क्या है 200, यहां से x2 की वैल्यू रख दो, x1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ x2 की वैल्यू 150 माइनस x1 इक्वल टू 200, मेरे को यहां से मिल गया स्टूडेंट्स x1 माइनस 2x1 माइनस x1, और ये हो गया 300 इक्वल टू कितना हो गया 200, ठीक है, तो x1 इक्वल टू 100, x1 की वैल्यू क्या आ गई 100, ठीक है, x2 भी निकाल लीजिए, जब ये आ गया है आपका x1 100 तो x2 कितना हो जाएगा 50, ये दोनों का सम 150 हो रहा है। बस माय डियर आपको कुछ नहीं करना है, f ऑफ 0 100 क्या निकालेंगे, z की वैल्यू कहां पे 0 100 पे, z की वैल्यू 100 50 z की वैल्यू 150 0 पे, जिस पे मैक्सिमम होगा स्टूडेंट वही x और x1 एंड x2 आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है। कंस्ट्रेंट ये जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू जिस पे होगी वही x1 x2 आपका आंसर होगा। दो क्वेश्चन पूछे गए थे, ये भी क्वेश्चन आपको सेम तरीके से करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये आपका होमवर्क है, अगर आपने मेरी कंप्लीट वीडियो देखी है
इन दोनों का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, मुझे कंफर्म हो जाएगा यू आर दैट व्यूअर जो कंप्लीट वीडियो को देखे हैं। ठीक है, मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा। बहुत आसान है, ये एलपी प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स। ठीक है, इसलिए मैं आपकी होमवर्क के लिए इसको छोड़ता हूं, बहुत आसान है। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछा गया है, व्हाट इज द फॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स फॉर द फॉलोइंग डेटा। मैं आपको एक बात बताऊं, हालांकि इस क्वेश्चन को करने के लिए इसकी जरूरत थी, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस डेल एक्स डेल एफ ऑफ 0 प्लस एक्स एक्स माइनस 1 डेल स्क्वायर एफ ऑफ 0 बाई 2 फैक्टोरियल। इसका यूज करके कर सकते हैं, लेकिन ये ईएससी प्रीलिम्स का इतना आसान क्वेश्चन था कि पॉइंट से ही देख सकते थे कि जब एक्स 0 रखा है तो एफ एक्स 3 आ रहा है कि नहीं। ठीक है, जैसे ही मैंने रखा 0 तो केवल ए एंड बी में आया, सी और डी क्या हो गए, रूल आउट हो गए। 1 पे 6 आ रहा है कि नहीं, मैंने 1 रखा, स्टूडेंट 3 2 5 1 6 आ गया, और इसमें 6 नहीं आया, ये भी रूल आउट हो गया। ऑप्शन ए इज करेक्ट। पहली बात तो क्वेश्चन को इसी तरीके से कर सकते थे, लेकिन न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस का यूज करके भी निकाला जा सकता है। तरीके से देखा जाए तो ऐसे ही आपको करना चाहिए क्वेश्चन को। तो ये हो गया स्टूडेंट, एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है, 3 प्लस एक्स इंटू डेल एफ ऑफ 0, फॉरवर्ड डिफरेंसेस निकाल लो। y नॉट की वैल्यू कितना हो गई 3, y1 की वैल्यू कितना हो गई 6, y2 की वैल्यू कितना हो गई 11, y3 की वैल्यू कितना हो गई 18। फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस डेल y नॉट कितना हो जाएगा, 6 से 3 माइनस कर दो 3, करेक्ट। डेल y1 कितना हो जाएगा 11 माइनस 5, यहां से डेल स्क्वायर y नॉट, मुझे बस इन्हीं दोनों का लीडिंग डिफरेंसेस की जरूरत है, 5 माइनस 3 2 आ गया, बस इन्हीं दोनों की जरूरत है, बस ये वैल्यूज रख दो। ये आ गया आपका 3 एफ ऑफ 0 एफ डैश 0 सॉरी डेल एफ ऑफ 0 करेक्ट है, तो कितना हो गया ये 3 प्लस एक्स एक्स माइनस 1 बाई 2 डेल स्क्वायर एफ ऑफ 0, ये कितना हो गया 5। इसको सिंप्लीफाई करके देख लो आप। ठीक है, ये वैल्यू 2 सॉरी 5 नहीं 2 2, इसे सिंप्लीफाई करके देख लो तो क्या आ गया, प्लस डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ऑप्शन ए इज राइट। सही तरीका इसका ऐसा है, बट देखो कंपटीशन में साम दाम दंड भेद सब चलता है, हमें कोई ये सब्जेक्टिव एग्जाम थोड़ी है फाइनल आंसर देना है, बट शॉर्टकट की जो लिमिटेशन होनी चाहिए वो आपको पता होनी चाहिए बस। स्टूडेंट्स आंसर हो गया ए। ये 2018 के सारे क्वेश्चन जो इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के अंडर में, मतलब इंजीनियरिंग मैथ और एप्टीट्यूड में पूछे गए थे, वो मैंने आपको सॉल्व करके दिए। स्टूडेंट्स इसी तरीके से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं एग्जाम से पहले पहले सारे ईयर का पीवाईक्यू सॉल्व करके आप तक पहुंचा दूंगा। ठीक है, चाहे रिकॉर्डेड में चाहे लाइव सेशन में। ठीक है, 2017 का एक्सेस करना है तो लाइव वीडियो जहां पे लिस्ट होती है लाइव पे क्लिक करो फोल्डर पे, उसके अंदर 2017 की है। आज मैंने 2018 की 18 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग स्टूडेंट, पढ़िए बढ़िए खुश रहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।